हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें जो है हम आपकी एग्जाम को देखते हुए सीरीज चलाई गई है, उसमें जो हिंदी की सीरीज चल रही है ये उसका अगला पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी का जो है आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर लिया है। लगभग आपका 140 क्वेश्चन है और आज जो है हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए ये सीरीज चलाई जा रही, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो इन 10 दिन में या 20 दिन में, हालांकि एग्जाम आपका मैक्सिमम 12 दिन है और मिनिमम हो सकता है आपका 26, 27, 28 हो सकता है एग्जाम, या फिर 21, 22, 23 हो सकता है। ठीक, क्योंकि बीच में आपका 24 संडे है और 25 को आपका क्रिसमस डे है। तो या तो 24 के पहले होगा या तो 25 के बाद होगा। 26, 27, 28, ठीक है। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। हालांकि आपको कोई फेक न्यूज देने का कोई भी जरूरत नहीं है, या तो ऐसा नहीं कि हम आपको फेक न्यूज देंगे। बस ये है कि सभी बस अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट डेट क्या है वो तो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा या आपका जब टाइम टेबल आएगा तभी पता चलेगा। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपकी सीरीज चलाई जा रही हैं, आप पहले इन सीरीज को एक बार सारी वीडियोस को अच्छे से देख लें। उससे क्या होगा कि आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपको उसमें समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है वहां पे हर एक क्वेश्चन का व्याख्या करके अच्छे से समझाया जा रहा है। तो जो भी आपको टॉपिक टफ है या जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहले आप इन इन वीडियोस को देखिए अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप फिर से अपनी सीरीज को रिवाइज करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और फिर रिवीजन करने में आपको इजली भी होगा। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अति लघु जो है आपका ये भी 1 नंबर का होता है, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर का। तो देखिए, छह संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो देखिए छह, तो ये जो है ये श नहीं होता है छह में, किससे होता है? पेट पार स जो होता है ये होता है। क प्लस स, इसके मतलब कि ये जो है आपका छह संयुक्त वर्ण है और क प्लस स से मिलके आपका छह बनता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करके करते हुए दो शब्द बताइए। प्रत्यय क्या होता है कि जो शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ क्या होता है, बदल देता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो आई शब्द से आपको प्रत्यय बनाना है, तो चिकना में हम आई जोड़ देंगे तो चिकनाई हो जाएगा। अच्छा में हम आई जोड़ देंगे तो अच्छाई हो जाएगा। आपको दो प्रत्यय पूछा था आई से बनाने के लिए, तो ये चिकनाई हो गया और अच्छाई हो गया। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, लिंग की परिभाषा दीजिए, या लिंग किसे कहते हैं? तो देखिएगा, लिंग क्या होता है कि लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। ठीक है, लिंग क्या होता है कि लिंग शब्द का वह रूप होता है जिससे हम क्या जानते हैं कि यह पुरुष है कि स्त्री है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? लिंग कहते हैं। लिंग जो है 3 प्रकार का होता है, पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हालांकि संस्कृत में 3 प्रकार का होता है और हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो है आपके समास 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका है अव्ययी भाव समास, एक है तत्पुरुष समास, एक है द्वंद्व और चौथा है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और इसी तत्पुरुष में आपका कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका? कर्मधारय समास और द्विगु समास। वैसे आपका 6 होते हैं और 2 आपका तत्पुरुष समास का ही पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता है कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र के प्रकार बताइए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ 2016 में और 22 में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी विषय वस्तु और शैली के आधार पर पत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका औपचारिक और दूसरा है आपका अनौपचारिक। तो औपचारिक क्या होता है? जो आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, ऑफिस में अपने टीचर्स को, अपने मतलब कि सर को, अपने मैनेजर को जो लिखते हैं लेटर, वो आपका औपचारिक होता है। और अनौपचारिक क्या होता है?
जो आपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं वो आपका क्या होता है, अनौपचारिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। यानी लिखित अभिव्यक्ति के आपके साधन पूछा गया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, स्मरण, लेखन विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। ये सब क्या है, आपके लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। मतलब ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें आप क्या करते हैं, अभिव्यक्ति में होता है मतलब कि अपनी बातों को, अभिव्यक्ति का एक आप ऐसे वर्ड समझ लीजिए कि अभिव्यक्ति क्या होता है। तो अभिव्यक्ति में होता है प्रकट करना, ठीक है, या बताना। तो लिखने का तरीका या लिखने का, बताने का तरीका क्या क्या हो सकता है, सार लेखन के द्वारा, पत्र लेखन के द्वारा, निबंध के द्वारा, आत्मकथा के द्वारा, कहानी लेखन के द्वारा, नाटक लेखन के द्वारा, कविता लेखन के द्वारा, स्मरण लेखन के द्वारा, लेखन विवरण और आख्या लेखन, इन सब के द्वारा क्या हो सकता है आपका, यह लिखित अभिव्यक्ति की क्या है, मुख्य साधन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य क्या होता है, शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित किए जाते हैं। और वाक्य द्वारा क्या होता है, भाव या विचार भी प्रकट किए जाते हैं। और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपके, वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समास किसे कहते हैं, देखिए आपका 2020 में पूछा गया है। तो समास किसे कहते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक शब्द और मेल की इस क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण के लिए आपका माता पिता, चतुरानन और लंबोदर, ये आपका क्या है, समास का उदाहरण है। अगर पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का कौन सा, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, दंड और जो है बहुब्रीहि, ये आपका 6 समास होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक लेखन किससे कहते हैं। तो यहाँ ये मौलिक नहीं होगा, ये होगा आपका मौखिक, ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा, मौखिक होगा। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपका जो सीरीज है ना उसमें कुछ गलतियां भी हैं, तो उसको साथ साथ जो है आपका करेक्शन कराया जा रहा है। तो आप जब वीडियो देखेंगे, फिर जब आप अपनी सीरीज को एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन, मौखिक लेखन किसे कहते हैं। तो देखिएगा, मौखिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम में हम सोचते हैं और मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक लेखन कहते हैं। मौखिक मतलब क्या होता है, मुंह के द्वारा बोलकर, ठीक है। मौखिक लेखन और लिखित लेखन, मौखिक में से यही होता है कि जोर से या अपनी विचारों को क्या कहते हैं, इंसान बोल कर प्रकट करता है, उसी को क्या कहते हैं, मौखिक लेखन कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, मौखिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम जो सोचते हैं और जो हमारे मन के भाव विचार होते हैं उनको हम व्यक्त करते हैं। और जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मौखिक लेखन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। पूछा है आपका, काल कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछा है, काल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 17 में भी पूछा है, और काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है, 2020 में पूछा है। तो काल के प्रकार, यानी इसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं आपके, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, सम सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। आपका ये सम उपसर्ग से आपको दो शब्द बनाने हैं। तो समधन गीत, ये जो आपका है समधन गीत, तो क्या हो जाएगा आपका, संगीत हो जाएगा। समधन मान यानी सम्मान हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो
प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है आपका? सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी होने का क्या मतलब होता है? एकमात्र सहारा। तो इसका जो है आप अपने शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका एक वाक्य प्रयोग भी लिखना है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रूपचंद्र के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा? ठीक है, ये है आपका अंधे की लकड़ी का एक वाक्य प्रयोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रसंगोचित शब्द जो है वो आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास है। अगला है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार के नाम लिखिए। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, 17, 16, 19। पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उनके भेदों का उल्लेख कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। 3 बार ये देखिए, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है और 19 में भी आया है। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और देखिए उत्तम पुरुष जो होता है वो बोलने वाला होता है, जैसे मैं, हम। ठीक, और जो मध्यम पुरुष वाला होता है जिससे बोला जाए। ठीक है, जैसे तू, तुम, आप। और तीसरा जो होता है अन्य, यानी अन्य पुरुष जो है जिसके विषय में बात की जा रही हो या जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। तो आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यह क्या होता है कि जो संज्ञा जो शब्द संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो सब मतलब कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और व्यक्ति विशेष को क्या करते हैं, ये संबोधित करते हैं। ठीक है, वही शब्द क्या कहलाते हैं? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बाकी 3 प्रकार का होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बोलने वाला, यानी वक्ता जो होता है। ठीक है, तो वक्ता हमेशा कौन होता है? मैं और हम। ठीक है, दूसरा जो है आपका मध्यम पुरुष, जिससे बोला जा रहा है, यानी जो श्रोता है जिससे बोला जा रहा है, तो कौन होता है वो? तुम और आप। और अन्य पुरुष जो होता है, तो जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो कौन होता है? वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन? अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के आदि यानी पहले जुड़ता है। तो अभी से बनाना है तो अभी प्लस वादन बन जाएगा आपका शब्द अभिवादन। ठीक है, अभिधन इष्ट बन जाएगा आपका अभीष्ट। फिर है आपका अभिधन मान, तो अभिधन मान क्या हो जाएगा आपका? अभिमान हो जाएगा। दूसरा है अभिधन अर्थी, तो क्या हो गया ये? अभ्यर्थी। तो अभी उपसर्ग से आपको 4 शब्द बनाना था। पहला हो गया अभिधन वादन, अभिवादन। अभिधन इष्ट, अभीष्ट। अभिधन मान, अभिमान। चौथा है आपका अभिधन अर्थी, फिर अभ्यर्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। आपका जो विदुषी है ये स्त्रीलिंग है, तपस्विनी जो है ये भी क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। इसको आपको पुल्लिंग में क्या करना है? चेंज करना है। तो विदुषी का जो पुल्लिंग लिंग है वो होता है विदूषक और तपस्विनी का जो पुल्लिंग लिंग है वो होता है तपस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। आपको ये दिया गया है, शब्द दिया गया है, इसको आपको शुद्ध लिखना है। प्रिया, प्रिया ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रिया ऐसे लिखा जाता है। बुद्धिमान ऐसे नहीं, इस तरीके से बुद्धिमान लिखा जाता है। श्रीमती, तो श्रीमती इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। उत्सव, ये इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा, ठीक है। फिर से समझिएगा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी और मोटापा। अगला क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अधि उपसर्ग आपको लगा के क्या करना है? 4 शब्द बनाना है। तो पहला है आपका अधि में, पति में अगर हम अधि जोड़ देंगे तो पहला शब्द आपका बन गया अधिपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, अगला उपसर्ग है नियम में, अगर हम अधि उपसर्ग जोड़ देंगे तो आपका अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। इन शब्द में अगर हम अधि जोड़ दिए, अधि उपसर्ग जोड़ दिए तो आपका अधीन हो जाएगा, ठीक है। स्थाता शब्द में अगर हम अधि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अधिष्ठाता बन जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है? आपका क्रिया है। और दौड़ने की विशेषता कौन क्या बता रहा है? कि दौड़ता है, कैसा? तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है। तो तेज जो है आपका क्या है? ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। दूसरा है आपका, पिताजी घूमने जा रहे हैं। जाना क्रिया है और जाने की विशेषता क्या बता रहे हैं? कि घूमने जा रहे हैं। तो आपका घूमना क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखने हैं, तो प्रचार हो गया और प्रसार हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय देखते हैं, वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। यानी जैसे उपसर्ग में हम जो है उपसर्ग का अर्थ प्रकट होता है, सेम उसी तरीके से प्रत्यय भी अर्थ प्रकट करता है। लेकिन प्रत्यय में क्या होता है कि शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लौकिक में आपका क्या है? इक प्रत्यय है, ठीक है। मित्रता में आपका ता प्रत्यय है। और प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक कृदंत और दूसरा तद्धति प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? तो देखिए, अनुकरण मिस होता है कि जो मतलब एक बोलता है उसी को सुन के दोहराना, उसी को अनुकरण कहते हैं, यानी फॉलो करना। तो क्वेश्चन अनुकरण वाचन क्या है, इसका डेफिनेशन देखिएगा। शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो मौन वाचन के 2 उद्देश्य क्या है? दूसरों को किसी भी प्रकार का बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना, ठीक है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। तो मौन वाचन क्या होता है कि जो चीजें मन में पढ़ी जाती है तो उससे क्या होता है, आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपका 2 उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्रति उपसर्ग से देखिए, पहला प्रतिकूल हो गया और दूसरा हो गया आपका प्रतिछाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कारक शब्द में आपका अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है आपका? अक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है,
ईसा ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो आपका कौन सा लकार है? ये भूतकाल है, मतलब ये पास्ट की बात किया ना कि ईसा ने पत्र पढ़ा है, तो ये क्या है आपका? भूतकाल है। अगला क्वेश्चन है, बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किसका हुआ है? आपका विशेषण विशेष का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्णन को क्या कह सकते हैं? कथन और आख्यान, इसके ये दो पर्यायवाची शब्द हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन जो है, देखिएगा, सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम के उदाहरण पूछा है, तो कुछ शब्द पहले देख लीजिए, सर्वनाम होता क्या है? कुछ शब्द यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, ये सब क्या है? आपका सर्वनाम के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो अंश का मतलब होता है भाग और अंश मिस होता है आपका कंधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके और जिसके उच्चारण उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ये सब क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे व्यंजन हो गया क, तो इसमें क्या होता है? इसमें इसको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इस तरीके से ये टूटता है। ठीक है, दो खंडों में टूटता है। क प्लस अ मिलके आपका ये क बनता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्थान और मूक। उत्थान का होता है पतन, ठीक है, उत्थान मतलब ऊपर उठना, और पतन मिस होता है नीचे गिर जाना। ठीक है, मूक मिस होता है कि चुप रहना, मौन रहना। ठीक, और वाचाल इसका अपोजिट है, तो वाचाल मिस होता है बहुत अधिक बोलना। उत्थान का विलोम है पतन और मूक का विलोम है आपका वाचाल। अगला क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखना है, तो आजन्म, आगमन और आकाश। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, इत्यादि, ये सब आपका क्या है? सर्वनाम के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो द्रुत पाठ का अर्थ है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना, अर्थात पढ़ना। द्रुत मिस होता है शीघ्रता से, तेजी से। ठीक, तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पाठ को पढ़ना, यही आपका द्रुत पाठ कहलाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अक्षर अक्षर का अर्थ लिखिए। तो अक्षर का अर्थ क्या होता है? जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं, मतलब किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, यही आपका क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका मतलब जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर दो शब्द से मिलके बना हुआ है, अ प्लस क्षर, और क्षर का अर्थ होता है नाश होना और अ का होता है नहीं, मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता वही क्या है? अक्षर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो देखिए आदर्श वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा, शिक्षक द्वारा जो उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुरुक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरुक्ति का विलोम होता है विरक्ति और निस्सीम का जो है विलोम होता है असीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए क्या होता है आपका? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आह,
जैसे जैसे लिख लीजिए हाय, ठीक, वह कितना हाय वह कितना गरीब है, ठीक। तो ये होता है आपका इसका चिन्ह। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो द्रुत पाठ का अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर क्या होता है? जो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है गद्य का अर्थ लिखिए। तो जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य कहलाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला, वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा है आपका शब्द ज्ञान, कोश में वृद्धि, ठीक। तीसरा है आपका मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादियों का ज्ञान। ये आपका सूक्ष्म पाठ का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए 4 उदाहरण लिखिए। तो शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ या आदि में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे मर में अगर अ लग गया तो अमर, नैतिक में अ लग गया तो अनैतिक, क्रमण में अति उपसर्ग लग गया तो अतिक्रमण, आलय में न्याय उपसर्ग लग गया तो आपका न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामासिक पद किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। तो वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये है आपका संज्ञा और संज्ञा के भेद, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है वाचन कितने प्रकार का होता है? तो आपके वाचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सस्वर वाचन और दूसरा है आपका मौन वाचन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका सार्थक ध्वनि हो गया और दूसरा है आपका निरर्थक ध्वनि, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द किसे कहते हैं? तो अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को ही शब्द कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण काल में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील रहे। यहाँ पे शिक्षक होगा, ठीक। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है कि शिक्षण काल में वही विधि उपयोग मानी जाती है जिसमें क्या होता है शिक्षक और छात्र दोनों ही क्रियाशील रहे यानी एक्टिव रहे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो आंसर देखिएगा इसका क्या होगा, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव एवं अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। इन सब विधियों के द्वारा क्या होता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिएगा, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते। इन्हें क्या कहते हैं हम? संयुक्त वाक्य
संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो मिश्रित वाक्य क्या होता है? वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। ठीक, फिर से समझिएगा मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक से अथवा अधिक उपवाक्य हो तो वो क्या कहलाते हैं? आपके मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, इसलिए बालकों को कहानी पसंद होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो कहानी में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी से ज्ञान की क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा है बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। और चौथा है कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। ठीक है, ये सब क्या है? आपका कहानी का महत्व है। पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो सर्वनाम क्या होता है? कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम बोलते हैं। या तो ये जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, इत्यादि। ठीक, अब देखिएगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है सर्वनाम के प्रकार बताइए, तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन सा देख लीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये आपके 6 सर्वनाम है। फिर से देख लीजिए सर्वनाम 6 तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 जो है क्या है? सर्वनाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्रिया के भेद लिखिए। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया है। ठीक, रचना के आधार पर। फिर से देखिएगा कर्म के आधार पर जो है क्रिया वो क्या है? आपका सकर्मक क्रिया है तथा अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, क्रिया के भेद लिखने हैं तो कर्म जो है, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, और सकर्मक क्रिया में क्या होता है? क्रिया का जो प्रभाव होता है वो कर्म पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। देखिए जो रचना के आधार पर, यहाँ कर्म के आधार पर बता दिया कि 2 है, पहला सकर्मक है और दूसरा अकर्मक है। और रचना के आधार पर क्रिया के भेद है, तो देखिए कौन कौन सा है। पहला है आपका प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया और तीसरा है आपका नाम धातु क्रिया और चौथा है आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, तो क्रिया क्रिया के अगर आपको भेद पूछे तो कर्म के आधार पर 2 तरीके के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? प्रेरणा प्रदत्त क्रिया और संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये 4 प्रकार की आपकी क्रिया होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो देखिए अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होगा? व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह कहें तो व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वही अभिव्यक्ति कहलाता है। अगर आप अपने शब्दों में समझना चाहते हैं तो याद रखने के लिए कह सकते हैं जो हम बोलते हैं उसी को अभिव्यक्ति कहते हैं। अभी एग्जाम में ये तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि व्यक्ति जो अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है उसी को क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो देखिएगा
प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे ही क्या कहा जाता है आपका मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण व्याख्यान, कहानी कथन इत्यादि क्या है आपके ये मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या आएगा जो मुंह से तेज बोल के बोला जाएगा उसमें जो साधन है। तो विचार विमर्श हम क्या करते हैं बोल के ही करते हैं, वार्तालाप क्या करते हैं बोल के करते हैं, वाद विवाद क्या करते हैं बोल के करते हैं। तो ये सब क्या है आपके मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति क्या है। लिखित अभिव्यक्ति भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कहा जाता है कि जो लिखित अभिव्यक्ति होती है वो भाषा का क्या होता है स्थायी रूप होता है। मतलब जैसे हम लोग अगर किसी से बात कर रहे हैं बोल के तो मौखिक अभिव्यक्ति हुआ तो वो तो कोई स्थायी हुआ नहीं। लेकिन अगर हम किसी से पत्र के माध्यम से या लिख के किसी से बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा स्थायी हो जाएगा। जो लिखित है वो हमारे पास क्या होगा सेफ बचा रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्थायी हो गया। इसलिए कहा गया है कि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं अपने अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं और मानवीय विचारों को अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो आपकी हिस्ट्री की बुक्स हैं जो भी किताबें हैं वो क्या है लिखित अभिव्यक्ति हैं। यह हमारे लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो आपका जो सस्वर वाचन है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम है एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचक अथवा पठ्यांश का पाठ। ठीक है, दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग का एक साथ पढ़े अथवा बोले, यह आपका सस्वर वाचन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पद क्रम का क्या अर्थ है। तो देखिएगा शब्दों को उचित क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को क्या कहते हैं आपका पद क्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द के आपके दो प्रकार होते हैं, पहला है आपका ध्वन्यात्मक, दूसरा है आपका वर्णनात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण और चौथा है आपका संकेतवाचक विशेषण। ये आपका विशेषण है। विशेषण क्या होता है संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण चार तरह के होते हैं, पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण और चौथा है आपका संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन जो होता है शब्द का वह रूप होता है जिससे क्या होता है उसमें एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका एक वचन, दूसरा है आपका बहुवचन। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिएगा ध्वनियों के संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है, यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में क्या कहलाता है वर्ण कहलाता है। या तो फिर यह कह सकते हैं वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है शब्द की व्याख्या कीजिए। तो शब्द की व्याख्या करना है तो क्या होगा व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों को समूह अथवा संकेत को क्या कहते हैं शब्द कहा जाता है। ठीक, तो ये था आपका टोटल 79 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने हिंदी का सॉल्व किया है अति लघु। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीरीज का ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं या याद कर लेते हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को यही एंड करते हैं।
मिलते हैं कल लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और, अगर आपको कुछ डाउट होता है या कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर किया करिए। ओके, थैंक यू।